गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पूरा कर लिया था नीचे तक, तो थोड़ा सा ग्राफ रह गया था। ग्राफ में यही शो कर रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। ये बेटा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। इसमें वेरियस टेम्परेचर पे आपके पास वेरियस लाइन आएगी। ठीक है, यानी कि वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे 200 केल्विन, 400 केल्विन और 600 केल्विन पे देख सकते हो वेरियस पीक सारी है, लाइन सारी। उसी तरह नीचे है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम ग्राफ है। इसमें देखो अब आपको रेड और ये तीनों लाइन का अगर टेम्परेचर देखना चाहे तो ये आप ऊपर देख सकते हो। अगर प्रेशर अपन 1/वॉल्यूम वाला ग्राफ लेंगे तो T3 सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, T2 फिर T1। इसका मतलब क्या है, तो इससे ये भी पता लगता है कि टेम्परेचर ऑफ T3 सबसे ज़्यादा, फिर T2 फिर T1। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा शो टू कन्वेंशनल वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि दो कन्वेंशनल वे है इसके ग्राफिकल प्रेजेंटिंग के। जो पीछे मैंने आपको दो ग्राफ दिखाए बॉयल्स लॉ के, फिगर 5.5a और फिगर 5.5a इन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5.5a ये वाला ग्राफ। तो इसमें देखो बेटा क्या है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बदलोगे तो वैल्यू ऑफ जो के होगा वो क्या होगा, ईच कर्व क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एट गिवन मास ऑफ गैस। ठीक है, मतलब आपको मास ऑफ गैस दे दिया है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे उनका जो आपके पास ग्राफ आएगा वो अलग अलग आएगा। उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इट वेरीज ओनली। इसमें क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर आपको बढ़ाना है या घटाना है, ग्राफ आपके पास अलग अलग आएगा। ईच कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हर कर्व जो है उसका अलग कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, यानी कि 600 पे ये देगा, 4 पे ये देगा, 200 पे ये देगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो हो सकता है और भी कर्व दे। इसे बोलते हैं आइसोथर्म, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट। ठीक है, ओके बेटा, ये हमने इतना ही करना है यहाँ तक, जहाँ तक अंडरलाइन किया मैंने। इससे आगे नीड नहीं इतना करने की। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, 3 लॉ पहले पढ़ेंगे हम, फिर उसको कंबाइन करके पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ और गाजियन लुकेस परफॉर्म्स, ये दो साइंटिस्ट थे चार्ल्स और गाजियन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन द गैसेस इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किससे, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी के साथ। तो उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने मतलब क्या बताया, वो बोलते हैं फॉर ए फिक्स मास ऑफ गैस, अगर कोई फिक्स मास ऑफ गैस है, ठीक है, कांस्टेंट, उसका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीज ऑन कूलिंग। मतलब क्या बोल रहे हैं गाजियन और चार्ल्स ने हमें क्या बताया कि जब आप एक फिक्स मास का गैस लोगे, ठीक है बेटा, प्रेशर उसका फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा जब उसका क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, और वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर घटाओगे। तो इसके पीछे का रीज़न आपको बेटा पता ही होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज होता है। वैसे यहाँ लिखा नहीं है बट ये चीज़ें हमने 9th में ही पढ़ लिया था। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है या काइनेटिक एनर्जी, जो मर्जी बोल लो। मोशन ऑफ द गैसेस क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, मोशन ऑफ गैस क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्ट्राइक करना शुरू करते हैं एक दूसरे से, मोशन तेज होता है। तो क्या करते हैं हम, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है। उसी तरह जब उसको वॉल्यूम को आप डिक्रीज करते हो तो क्या होता है, वो कूल डाउन होता है। मोशन हो मतलब कि स्लोली टेम्परेचर कम करने के साथ डिक्रीज होता जाता है और उसका हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, दे फाउंड दैट ईच डिग्री इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है, उन्होंने क्या बोला बच्चों कि अगर आप ईच डिग्री मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगा इतना, 1/273.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जब आपने गैस ओरिजिनल लिया था, मतलब जितना वॉल्यूम था, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर उससे बढ़ा दोगे आप तो गैस इतना इंक्रीज करेगा। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट T डिग्री सेंटीग्रेड, एक का वॉल्यूम V0 है, दूसरा का वॉल्यूम VT है। ठीक है बेटा, मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस 0 डिग्री पे V0 है, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया T डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा, VT होगा। तो क्या आपका आंसर आएगा, VT मतलब क्या है, जो ओरिजिनल, जब मतलब 1 डिग्री राइज कर दिया
ओरिजिनल जो आपके पास वैल्यू आया वो किसके बराबर होगा, वी टी बराबर होगा वी नोट टी, मैंने क्या बोला था 1/दिस होगा ना, ठीक है बेटा। टी जो आपका टी सेंटीग्रेड है ना, टी अपॉन इससे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला है तो आप पता लगा सकते हो इससे, ठीक है। तो ये बस इसमें ये तो आपको पता है वी नोट कॉमन निकाला है, ये आ गया आपके पास। फर्दर आप अगर फिर क्या करोगे इसमें, आपको पता है कि 1/, ये सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे अपॉन 1 आ जाएगा, ये 273.15 ऊपर चल जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस तो आपको आती होगी, बिकॉज ये उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ भी सकता है जिन्होंने मैथ नहीं रखा है, बट बाकियों को तो पता ही है, ठीक है। वैसे 10वीं लेवल तक बेटा ये सभी चीज़ें हमें करा देते हैं, फिर भी नहीं पता लगे तो मेरे से पूछ लेना। एट दिस स्टेज हम क्या कह सकते हैं, ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर सच एज T डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द न्यू स्केल इज गिवन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस स्टेज पे हम मैं क्या कह सकता हूँ, एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसमें क्या है कि अगर आप चाहते हो कि पता लगाना, तो मतलब अगर टेम्परेचर पता लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब क्या है बेटा, एट दिस स्टेज वी डिफाइन न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर। हम इस स्केल पे आके न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर डिफाइन करेंगे। मतलब मैं सीधी बोल देता हूँ, इसमें हम केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं। उसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में बदलते तो क्या करते थे हम, 273.15, और जो टेम्परेचर है आपका उसको उसमें क्या करते थे, प्लस कर देते थे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अगर मान लो आपने केल्विन निकालना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। मतलब आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, आपने केल्विन में कन्वर्ट करना, नॉर्मल सा है। आपने सिर्फ ये याद रखना है, जितना आपका टेम्परेचर है उसको वहाँ डाल दो और उसको प्लस कर दो, जो आंसर आ गया वो आपका टेम्परेचर आ गया। और इसी टेम्परेचर स्केल को हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब देखो छोटी छोटी चीज़ जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी होती है, अब देखो 9th में आपने कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड से केल्विन सेंटीग्रेड वो भी पढ़ा होगा, वो सब चीज़ें। अब देखो मैंने क्या बोला था, साइंस में पहले ही बताया हुआ है, साइंस में विदाउट एक्सपेरिमेंटल हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ है तो बेटा उसका प्रूफ भी है, ये अपने आप कहीं से उड़ के नहीं आ गया है। विदाउट प्रूफ और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई साइंस या तो साइंटिस्ट भी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ बताया, ठीक है। उनका नेम था साइंटिस्ट का नेम था केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल, इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सेल्सियस स्केल इक्वल होता है 273.15 केल्विन। ये होता है एब्सोल्यूट स्केल, नोट, ठीक है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम ऑल्सो कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड यूज फॉर द ऑल साइंटिफिक पर्पस। आजकल यही स्केल यूज होता है सभी साइंटिफिक पर्पस के लिए। वी एड 273 मोड प्रिसाइजली, मतलब क्या है कि देखो छोटे लेवल तक तो आपने 8 9th तक तो आप 273 से भी कर लेते तो आंसर आ जाता था, ठीक है। उस टाइम आप पूछा भी होगा कई बच्चों ने कि सर हम 0.15 क्यों लेते हैं, 273 भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा 9 तक तो नहीं पड़ता फ़र्क, बट जब आप बड़े बड़े क्लास में जाते हो तो बेटा पॉइंटों का भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो ऑलवेज 273.15 से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ वी राइट टी क्या है ये, ठीक है, और टी नोट क्या है ये वाला, ठीक है। तो इन इक्वेशन अगर आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन 5.3 अगर 5.6 इक्वेशन आप देखोगे, ये देखो इस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो 5.6, आप ध्यान से इसको देखो, अब वो वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब ये किसके बराबर है, अब ये देखो यहाँ पे टी और टी नोट कैसे आई, ये देखो इन्होंने टी को क्या मान लिया ये, और टी नोट की ये मान लिया, ठीक है। तो इसके जगह पे टी पुट कर दो, ये ऊपर देखो इसकी जगह टी पुट कर दो, इसकी जगह टी नोट पुट कर दो, कर दिया, आ गया आपके पास आंसर, ये बराबर ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, वी टी के नीचे वी नोट कर दो, ये आ गया। दस वी कैन राइट द जनरल इक्वेशन एज फॉलो। तो आप क्या कर सकते हो, अब टी है, वी नोट टी नोट है, तो इसको आप जनरल मतलब कि सिंपल फॉर्म में लिख दो, टी को हटा दो, मतलब कि आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख दो ताकि आपको ईजी रहे आगे जाके। इसको कर लो, एक को 2 कर लो, एक को V1 कर लो, एक को V2 कर लो, T1 कर लो, T2 कर लो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इन जनरल इक्वेशन में, ठीक है। अगर आप फिर इसको आप क्या करते हो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, फिर इसको पलटा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ये कैसे आया, क्यों आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। और एक चीज़ याद रखना, ये आपने पीछे भी देखा होगा, ये किसके बराबर है, K2 के। ये किसके बराबर है, K2 के। तो जब आप इसे प्रूव सॉल्व करोगे, लास्ट में आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2T। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ गैस। अगर आप वैल्यू ऑफ K2 निकालना चाहते हो तो आपको प्रेशर ऑफ गैस पता होना चाहिए। अगर आपके पास प्रेशर ऑफ गैस पता होगा तो वैल्यू ऑफ K2 आप निकाल लोगे। इट इज़ अमाउंट एंड और इट्स अमाउंट एंड यूनिट इन विच वॉल्यूम इज एक्सप्रेस, ठीक है, ठीक है। आप सीधी सी बात है, प्रेशर निकालना तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें आपको पता ना, पहले वॉल्यूम पता होगा तो प्रेशर निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपके पास सारा इक्वेट करके आया है, बेटा देख लो पेपर में आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है 3 या 5 नंबर में, ठीक है। तो आपको बेटा ये देखो काफ़ी इजी है, एकदम एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ। जितना मैं समझा रहा हूँ आपने उतने करना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी नोट्स दिया है उसमें आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो 5.10 ये वाला है, इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेस पर उन्होंने क्या बोला कि इट इज विच स्टेट दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। चार्ल्स फाउंड दैट ऑल गैसेस एट एनी प्रेशर, ठीक है। चार्ल्स ने क्या पता लगा, ऑल गैसेस एट एनी प्रेशर ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि ग्राफ अगर हम क्या करते हैं एट एनी प्रेशर, कोई भी प्रेशर पे ग्राफ अगर निकालना चाहते हो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वो क्या बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन एंड ऑन एक्सपेंडेड टू जीरो वॉल्यूम, ठीक है। बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तक आप कर लो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अगर आपको 5 नंबर में आता है तो आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ग्राफ को आपको वहाँ ड्राइंग करने की नीड नहीं है, आपने टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाकर बता देना कि P4 का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, P1 का सबसे कम है। क्लियर है आपको यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है गेल-ल्यूजिक लॉ, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। इसमें आपने सिर्फ इतना करना है, इट इज स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो होता है एट ए फिक्स वॉल्यूम, जब वॉल्यूम फिक्स रख रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो होगा वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे प्रेशर घटेगा। डायरेक्टली का मतलब यही होता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी ऐसा हो तो ये कांस्टेंट होता है, पीछे भी मैंने समझाया था आपको ना। और इसको कांस्टेंट में K3 लेना, पहले K1 फिर K2 K3। ये इसलिए ऐसा लिया है क्योंकि बाद में जाके इनको अगर कंबाइंड रिलेशनशिप निकालो तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस रिलेशनशिप कैन बी ड्राइव फ्रॉम द बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, मतलब जो हर डेरिवेशन है वो पीछे वालों की हेल्प से निकल रहा है, ठीक है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट ए कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, और इसमें जो लाइंस है ईच लाइन वो क्या शो कर रहा है, आइसोकोर, ठीक है। और ये वाला वो है, ठीक है। पहले में देखो टेम्परेचर, दूसरे में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, तीसरे में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राफ तकरीबन तीनों का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ और यहाँ क्या आएगा, बाकी सब सेम
तीसरा वाला सबसे बड़ा, ये देखो इसमें वॉल्यूम सबसे बड़ा है, इसमें प्रेशर सबसे बड़ा है, और जो लास्ट वाला ग्राफ है इसमें देखो टेम्परेचर सबसे बड़ा है ना, क्लियर है ना। तीसरा सबसे बड़ा है, मतलब देखो सब कुछ सेम, बस आपको ये दोनों पता होना चाहिए कहाँ क्या लिखना है। डेफिनेशंस में मेन तकरीबन सेम होगा, डेरिवेशंस भी तकरीबन सेम होंगे, बट आपको चीज़ों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। It states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and the pressure contain equal number of molecules। मतलब ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही एज इट इज आना चाहिए कि जब हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, मतलब आप मान लो इक्वल वॉल्यूम लेते हो, चाहे कितने भी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लो, मतलब फिक्स वॉल्यूम ले लो, ठीक है। अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, फिक्स रखोगे, इक्वल वॉल्यूम, मान लो आपने क्या किया, 1-1 लीटर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ले लिया, उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी आपने फिक्स रखा, ठीक है, सेम रखा, तो आप क्या होगा कि अगर ऐसा करोगे तो आपको जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या मिलेंगे, सब में इक्वल मिलेंगे, ठीक है। इट इज स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ गैसेस। दिस मीन्स दैट as long the temperature and pressure remain constant, the volume depend upon the molecule of gas, in other word amount of gas। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताया, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। क्योंकि देखो जब वॉल्यूम फिक्स ले रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। इसका मतलब वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, मतलब दोनों एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आपको हर चीज़ लिखना पड़ेगा, वेयर एन क्या है, वी क्या है, ये मत सोचना। इसमें कॉन्स्टेंट क्या लेना है हमने, K4 लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस में, ठीक है। वो आपको एवोगैड्रो नंबर आपने पीछे भी किया है, वो होता है 10, आपने केमिस्ट्री में भी किया है, सेम वैल्यूज की होती है, ठीक है। एंड इसे बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे याद रखना, सेम वॉल्यूम मिलता है हमें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स कि इस पे, ठीक है, टेम्परेचर हो, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कभी बात आएगी तो 273 पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, इतना केल्विन की बात कर रहा हूँ, और प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो इतना, ठीक है, यानी कि 10⁵ पास्कल प्रेशर की बात हो रहा है। दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट, और ये वैल्यू बराबर होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर के बराबर होता है। आपको पता है ना, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ सी लेवल, और ये जो 1 बार का बराबर है, कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो सी लेवल पे, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मोलर वैल्यू ऑफ आइडियल गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैस इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बेटा हमने नेक्स्ट करना है, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस निकालना हो तो कैसे निकालोगे। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स m/n, m क्या, मास ऑफ द गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिसके बारे में निकालना चाहते हो, और ये क्या उसका मोलर मास, m क्या है जिसका आप निकालना चाहते हो मास, और ये क्या है उसका टोटल मोलर मास, m/m, और ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 10 हम क्या करेंगे इसके बाद, ये देखो K4n था ना, पीछे फार्मूला आपको पता है K4n है ना, n की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, ये देखो ये कहीं से उड़ के नहीं आ रहे, हवा में से नहीं आ रहा है, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो, और इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करोगे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होगा, मास अपन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है ना, डेंसिटी, ये डी मतलब डेंसिटी है, ये किसके बराबर होता है, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। हेयर डी है डेंसिटी ऑफ गैस है, ठीक है, ओके। ऑल गैसेज डैट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली कॉल एन आइडियल गैस, वो गैसेज जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एन आइडियल गैस से बोलते हैं, ठीक है। सच गैस बेटा याद रखना, एक्चुअल में कोई भी गैस रियल में एग्जिस्ट मेरे हिसाब से तो
जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल किसी की सोच है, ठीक है। ऐसा कोई भी गैस नहीं है मेनली, अभी तक तो नहीं पता लगा जो तीनों को फॉलो करे, ठीक है। इट इज़ अज्यूम, इसमें क्या फॉलो, इसमें क्या माना गया है कि मतलब कि रियल गैस का डेफिनेशन देखो, आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि इनमें 0% इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है आइडियल गैस में, बट ऐसा नहीं होता, अभी तक तो नहीं पढ़ा है मैंने। रियल गैसेस फॉलो ऑल दिस लॉ अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल इन नेग्लिजिबल, बट ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं मिला है जिसमें 0% मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब 1%, 0.5%। मैंने देखो आपने 9th में पढ़ा होगा तो टीचर ने कभी नहीं ऐसा बोला होगा कि नेग्लिजिबल वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं, नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है जीरो नहीं होता उसका मतलब, साइंस में जीरो के लिए वैनिस्ड यूज़ करते हैं वर्ड हम, पर अगर नेग्लिजिबल वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट है, चाहे वो 0.5 है, चाहे 1% का 10वां हिस्सा भी है, बट है, ठीक है। बट रियल गैस वो गैस जिसमें ऐसा नहीं होता। बट अभी तक तो बेटा मतलब आपको मैं आगे की बता रहा हूँ कि अभी तक तो ऐसा कोई गैस नहीं मिला है। इन ऑल अदर सिचुएशन दिस डिवेट फॉर आइडियल बिहेवियर यू कैन लर्न द डेविएशन इन लेटर यूनिट्स, ठीक है। हम इसके रिगार्डिंग अगर आगे पढ़ेंगे बाकी यूनिट्स में, ठीक है। इसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशंस, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।